हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इरफान एकेडमी में। आज हम आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे और बायोलॉजी ऐसी पढ़ाएंगे कि आपको बीपीएससी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, यूपीपीसीएस सभी के अंदर पूरी कार होगी कंप्लीट। एनसीईआरटी बेस पे लगा के 9th से 11 12 तक की एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट करा देंगे हम, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं है। बस आपको समझ के चलना हो और जो हम लिखवा दें उसको तैयार करना। शुरू करते हैं। शुरू करते हैं, साइंस के बारे में बताते हैं। साइंस, आपसे साइंस के जनक पूछे जाते हैं, तो साइंस के जनक कौन है। साइंस के जनक हैं गैलीलियो गैलीली। साइंस के जनक का क्या नाम है, गैलीलियो गैलीली। ये शब्द लैटिन भाषा के इस शब्द से लिया गया है, साइंसिया से। इसका अर्थ होता है सूचना और ज्ञान। साइंस का मतलब होता है किसी सूचना का किसी सूचना का क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान में मोस्टली अब हम क्या पढ़ेंगे, जीव विज्ञान पढ़ेंगे। इसे क्या कहा जाता है, बायोलॉजी। इसमें बायो का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब होता है सजीव। मतलब बायो के अंदर लिविंग सेल, जो सजीवों का अध्ययन करते हैं उसको बायो कहते हैं। लोगस का मतलब होता, लोगस का मतलब है अध्ययन करना। और इसका अर्थ होता है अध्ययन करना। अब हम पढ़ते हैं जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान में बच्चे मोस्टली दो शाखाएं हैं।
कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है जूलॉजी। और दूसरा है तुम्हारे पास बॉटनी। अब जूलॉजी के अंदर अध्ययन किसका करते हैं हम? जंतु का। एनिमल्स का अध्ययन करते हैं, और इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं किसका? पादप का। या पेड़ पौधों का। इसके जनक कहा जाए या फादर कहा जाए? आपसे जनक पूछे जाए या फादर पूछे जाए तो कौन है? अरस्तु। और इसके जनक पूछे जाए आपसे, इनके जनक का नाम है थियोफ्रेस्टस। ठीक है। तो जूलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। और बॉटनी के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। अब हम अरस्तु के बारे में बताते हैं, पूरा डिटेल्स है नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि अरस्तु से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एरिस्टोटस इंग्लिश में लिखा जाता है इनको, एरिस्टोटस। इनकी बुक का नाम था, बड़ी फेमस बुक है इनकी जो पूछी जाती है, उसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया। इन्होंने हिस्टो एनिमेलिया में 500 प्रजातियों के बारे में वर्णन किया, जीव जंतुओं के, जबकि 50 प्रजातियों को इन्होंने अंदर से देखा था। ये बात जो है इन्होंने हिस्टोरिया एनिमेलिया बुक के अंदर लिखा। तो हम लिखते हैं इसमें 500 जंतु प्रजातियां। जंतु प्रजातियों का वर्णन इसमें किया गया है। 50 प्रजातियों को इन्होंने अंदर से देखा है। अब जंतु अरस्तु ने और क्या कहा था? जीवों का क्लासिफिकेशन, या जीवों का वर्गीकरण। जीवों का वर्गीकरण इन्होंने ही किया, क्योंकि वर्गीकरण के जनक किसको कहा जाता है? कैलोलस लीनियस।
मगर जंतु विज्ञान जीवों का वर्गीकरण किसने करा था? अरस्तु। और इन्होंने क्या क्या बताया था इसके बारे में हम बताते हैं। इन्होंने बताया था कि शार्क एक मछली है जो क्या देती है? बच्चे देती है। इन्होंने ये बताया था शार्क एक मछली है जो बच्चे देती है। देखो, जो बच्चे देती है मोस्टली उनको हम स्तनधारी कहते हैं, मगर शार्क बच्चे भी देती है, फिर भी इसको मछली कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि शार्क के अंदर क्योंकि शार्क में प्लासेंटा प्लासेंटा अनुपस्थित होता है। तो हम जानते हैं स्तनधारी होने के लिए क्या शर्त होती है कि उसके अंदर क्या होना चाहिए? प्लासेंटा उपस्थित होना चाहिए। दूसरा बताते हैं अब हम। डॉल्फिन होते तो डॉल्फिन भी मछली है, मगर हम डॉल्फिन को स्तनधारी बोलते हैं। डॉल्फिन में डॉल्फिन में स्तनधारी के समान प्लासेंटा उपस्थित होता है। इसीलिए इसे स्तनधारी माना जाता है। तीसरे, और इसने क्या बात बताई थी? अंडे में चूजा के प्लासेंटा का वर्णन बताया कि अंडे के अंदर जो चूजा होता है उसमें भी क्या होता है? प्लासेंटा। ये बात किसने बताई थी? अरस्तु ने। तो अरस्तु ने मोस्टली ये 3 बात आपको बताई। अब बात आ जाती है थियोफेस्टस की। इनकी बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिया प्लांटेनम। इसमें भी कितने प्रजातियों के? 500 पेड़ पौधों की प्रजाति का वर्णन किया गया है। वेरी गुड। अब हम क्या चलते हैं जीवन पे। जीवन किन किन के अंदर होता है? लाइफ। एक तो होता है जीवाणु में,
होता है तुम्हारे पास कवक में, पेड़ पौधे में, और आपके पास जंतु में। देखो ये चार याद रख लेना, क्योंकि मोस्टली आपको इनमें से, जैसे कवक दे दिया, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या कवक में लाइफ होती, जी होती है, जीवाणु में होती है, होती है। और पेड़ पौधों और जंतु का तो सभी जानते हैं। इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं, बैक्टीरिया। इसको कहा जाता है तुम्हारा फंजाई। इसको कहा जाता है प्लांट। ये हो गया आपका एनिमल्स। अब हम आपको, एक सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है जिसको हम बोलते हैं विषाणु, वायरस। मोस्ट बात है वैसे। विषाणु, सजीवों और निर्जीवों के बीच की संयोजक कड़ी है। तो सजीवों और निर्जीवों के बीच की संयोजक कड़ी किसको कहा जाता है? वायरस की। बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब भाई, जिनमें भी जीवन होगा वो कुछ ना कुछ कार्य तो करेंगे, जैसे कि प्रजनन करना, बच्चे पैदा करना, उत्सर्जन करना, गति करना, पोषण करना, ये जिसमें भी लाइफ होती है ये उनके मोस्टली कार्य होते हैं। तो हम लिख देते हैं इनके कार्य। तो जिसको हम लाइफ प्रोसेस या जैव प्रकर्म कहा जाता है। क्या कहते हैं हम? जैव प्रकर्म, लाइफ प्रोसेस। अगर किसी के अंदर लाइफ है, जीवन है, तो लाइफ प्रोसेस में वो क्या क्या कार्य करेगा? तो लाइफ प्रोसेस के कारक लिखते हैं। नंबर एक, जैसे प्रजनन करना। दूसरा लिखते हैं हम उत्सर्जन। तीसरा लिखते हैं हम चयापचय। गति, पोषण। जिसके अंतर्गत भी जीवन है तो वो एक ये कार्य आपका करेगा जरूर। प्रेजन को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। गति को मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है। तो ये प्रोसीजर होगा जरूर। अब हम आपको कराते हैं बैक्टीरिया के बारे में। शुरुआत करते हैं बायोलॉजी की। तो बैक्टीरिया के बारे में हम पूरा पूरा आपको बताते हैं। जीवाणु, बैक्टीरिया। तो अब हम लिखते हैं बैक्टीरिया की। पहले तो खोज पूछी जाएगी, बैक्टीरिया की खोज किसने की। तो ध्यान रखेंगे इसकी खोज की
एंटीनोवान एंटीनोवान ल्यूवेनहा। और जीवाणु विज्ञान का जनक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन थे? लुई पास्चर। जीवाणु विज्ञान के जनक थे लुईस पास्चर। तो लुईस पास्चर ने एक प्रक्रिया और दी थी जिसको हम बोलते हैं पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया दी थी। पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया में क्या है, यदि हम दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तक और 30 सेकंड तक गर्म कर दें तथा फिर ठंडा कर दें तो क्या होते हैं, जीवाणु मर जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दें तथा 30 सेकंड तक ठंडा कर दें, तब जीवाणु मर जाते हैं। यह क्रिया ही पाश्चुरीकरण कहलाती है। अब हम पढ़ते हैं कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत भी दो हैं आपके, कौन कौन से, और यहाँ से क्वेश्चन आपका मोस्टली बनता है। नंबर 1 है जो दिया था, इन्होंने दिया था मैथियास स्लाइडेन ने। ठीक है, तो किसने दिया था? मैथियास स्लाइडेन ने। और दूसरा दिया था स्लाइडे एवन स्वान ने। तो अब हम लिखते हैं इसको। मैथियास स्लाइडेन और दिया था
थियोडोर स्वान। और मिलाकर, दोनों को मिलाकर, जो है कोशिका सिद्धांत अगर एक नंबर में पूछा जाए तो इनको दोनों को मिलाकर पूछा, स्लाइडेन एवं स्वान ने। मगर इन्होंने कौन सी तारीख को दिया था? ये दिया था 1838 में, और इन्होंने दिया था 1839 में। दोनों डेट याद रखेंगे, ठीक है। और ये थे क्या? ये थे वनस्पति वैज्ञानिक। अगर हम इनकी बात कहें तो ये थे जंतु वैज्ञानिक। तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट है, यह आता है आधुनिक कोशिका का सिद्धांत। आधुनिक कोशिका का सिद्धांत। आधुनिक कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था रुडोल्फ विचवास ने। रुडोल्फ विस्चॉम ने दिया था। आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? रुडोल्फ विस्चॉम ने दिया था। और इन्होंने कहा था होमिनस सेल्यूलो ई सेल्यूला कोशिका पहले से उपस्थित कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है या बनती है। अब अगली नेक्स्ट बात जो हम अगली क्लास में आपको बता दें, या चलो थोड़ा सा और पढ़ा देते हैं। तो अब हम साइंस का स्कोप बता देते हैं कि बायोलॉजी का स्कोप कहाँ कहाँ पर है। बायोलॉजी का स्कोप, इसको बोलते हैं हम जीव विज्ञान का दायरा। देखो, जीव विज्ञान कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है इसका? इसका उपयोग किया जाता है जैव प्रौद्योगिकी में। इसका उपयोग किया जाता है सूक्ष्म जैव विज्ञान में। इसका उपयोग किया जाता है जंतु विज्ञान में।
उपयोग किया जाता है वनस्पति विज्ञान में। इसका उपयोग किया जाता है काइकी में। इसका उपयोग किया जाता है बाह्य विज्ञान में। इसका उपयोग किया जाता है रोग प्रतिरोधक में। रोग प्रतिरोधक विज्ञान में। इसका उपयोग किया जाता है कीट विज्ञान में। इसका उपयोग किया जाता है जैव भौतिकी में। इसका उपयोग किया जाता है जैव रासायनिक में। इसका उपयोग किया जाता है आंतरिक विज्ञान में। इसका उपयोग किया जाता है रोगाणु विज्ञान में। इसके अंतर्गत इनका उपयोग किया जाता है। अब जो भी क्लास लेनी है हमें, इसमें कुछ और लिख देते हैं। वर्तमान समस्याएं क्या क्या चल रही हैं, जैसे वर्तमान समस्याएं। आजकल इसमें वर्तमान समस्याएं क्या क्या है जिसको हम विज्ञान की कमी से दूर कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, खाद्य पदार्थ की समस्या। नंबर 1 है खाद्य पदार्थ की कमी। तो ये होता है तुम्हारे पास, यो दूर कैसे किया जा सकता है, खाद्य पदार्थ की कमी को दूर किया जा सकता है आनुवांशिक बदलाव के द्वारा। आनुवांशिक बदलाव की गई फसलों के द्वारा। जैसे एग्जाम्पल होते हैं इसमें, नंबर 1 है बीटी बैंगन। नंबर 2 है बीटी कॉटन। और 3 गोल्डन गोल्डन राइस, विटामिन ए। गोल्डन राइस मतलब बीटी बैंगन, बीटी कॉटन, गोल्डन राइस और विटामिन ए होता है गोल्डन राइस में। इसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन ए जो होता है वो गोल्डन राइस में होता है। अब कुछ अनुवांशिक रोग हैं जो आप डायरेक्ट याद रखेंगे। अनुवांशिक रोग।
अनुवांशिक रोग कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, वर्धनता जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, हीमोफीलिया, और तीसरा है तुम्हारे पास सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये तीनों क्या है? अनुवांशिक रोग है। कभी कदार इनमें से क्वेश्चन मोस्टली बनता है कि निम्नलिखित में से छांटो अनुवांशिक रोग कौन से है, तो वर्धानता, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस। वर्धानता जो होती है तुम्हारे हमारी आंखों में होती है, कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें प्राथमिक रंग जो लाल हरे में पहचान नहीं कर पाता वर्धानता में। हीमोफीलिया में हमारे रक्त का थक्का नहीं जम पाता, इसको हम शाही बीमारी भी कहते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस दिमाग से संबंधित बीमारी होती है, ठीक है। और ये आपका यहाँ तक पूरा हो चुका है। कुछ और है तो हम लिखवा देते हैं फिर भी नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि हम नहीं छोड़ते कि कुछ बच जाए। इसमें थोड़ा सा और बचा रह गया, जैसे कि हम कैंसर का भी इलाज इसी के द्वारा ढूंढ लिया हमने, एड्स का भी, आदि का उपचार भी इसी के द्वारा हो गया है, विज्ञान के द्वारा। आदि का उपचार किसके द्वारा हुआ है? विज्ञान के द्वारा। पर्यावरण शुद्धिकरण भी इसी के द्वारा होता है। पर्यावरण शुद्धिकरण भी इसी के द्वारा, जैसे इसमें होता है वैश्विक तापन, अम्लीय वर्षा, जीवाश्म ईंधन का जलना। और होता रोगों का उपचार, मानव कल्याण। तो यहाँ तक हमने आपको पूरा करा दिया। अब कल को हम जीव विज्ञान के दुरुपयोग और बता देंगे, पूरा डिटेल में धीरे धीरे हम पढ़ाते चले जाएंगे। आप इसी के नोट्स बढ़िया करके तैयार कर लो, और इससे बाहर कुछ नहीं आने।